महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह से निर्भर है और जिसमें लगभग कोई भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है आज के दौर में ये बात सूचना पर भी उतनी ही लागू होती है। हम सब सूचना पर निर्भर है, लेकिन वो सूचना असल में है क्या, ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। और इसी उलझन को समझने के लिए आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख की गहराइयों में उतरेंगे। ये लेख एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, केबल न्यूज़िफिकेशन। ये शब्द फाइनेंशियल टाइम्स में जेम्स मर्डॉक ने इस्तेमाल किया था और ये उस वैश्विक बीमारी की तरफ इशारा करता है जहां समाचार का मकसद जानकारी देना कम और लोगों को भड़काना या उत्तेजित करना ज्यादा हो गया है। आज हम देखेंगे कि ये भारतीय मीडिया पर, खासकर हमारे टीवी न्यूज़ पर कैसे असर डाल रहा है। तो आज हमारा मिशन साफ है, इस केबल न्यूज़िफिकेशन की पहेली को सुलझाना है। ये है क्या? ये हमारी न्यूज़रूम से निकलकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तक कैसे फैलता है? और सबसे ज़रूरी बात, हमारे समाज और लोकतंत्र पर इसका क्या असर हो रहा है? और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है? चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी भारी भरकम शब्द को तोड़ते हैं, केबल न्यूज़िफिकेशन। लेख के मुताबिक जेम्स मर्डॉक का जो मूल आइडिया है वो ये है कि केबल न्यूज़ चैनलों को चलाने वाला इंजन, मतलब ड्रामा, गुस्सा, टकराव, वो अब सिर्फ टीवी स्टूडियो तक ही सीमित नहीं है। उसकी लपटें अब हमारे पूरे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में फैल गई हैं। बिल्कुल। और भारत के संदर्भ में ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमने इस मॉडल को सिर्फ अपनाया नहीं है, बल्कि इसे और भी ज़्यादा तीखा बना दिया है। मर्डॉक जिस चीज़ की चिंता वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ हर रात प्राइम टाइम पर एक हकीकत की तरह परोसी जाती है। ये ज्ञान की खोज के लिए होने वाली बहसें नहीं है, ये तो एक तरह की वर्बल WWE बन गई हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाला ही विजेता माना जाता है। वर्बल WWE, ये तो बिल्कुल सटीक शब्द है। लेख भी इसी फॉर्मूले की बात करता है जो हमारे टीवी चैनल्स ने बना लिया है। हर शाम को 8-10 मेहमानों को एक स्क्रीन पर लाया जाता है। मकसद किसी मुद्दे को समझना नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक दूसरे पर चिल्लाना होता है। और इस पूरे हंगामे के बीच एंकर एक रेफरी या मॉडरेटर की भूमिका नहीं निभाता। वो तो खुद रिंग मास्टर बन जाता है। रिंग मास्टर। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये फॉर्मूला काम क्यों करता है। ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। हमें टकराव देखने में एक तरह का रोमांच मिलता है और चैनल इसी इंसानी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। एंकर का काम सिर्फ बहस को दिशा देना नहीं होता, बल्कि उसे और भड़काना होता है। वो बीच में कूदकर अपना एक तरफा फैसला सुनाते हैं और ऐसा लगता है मानो बाकी मेहमानों को सिर्फ इस फैसले पर मोहर लगाने के लिए बुलाया गया हो, या उसे चुनौती देकर और ज्यादा ड्रामा पैदा करने के लिए। एग्जैक्टली। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ खराब पत्रकारिता नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल, ये गुस्से को बेचता है। ये एक टीआरपी ड्रिवन मॉडल है। इस फॉर्मेट में सबसे समझदार और गहरी बात कहने वाले को इनाम नहीं मिलता। इनाम उसे मिलता है जो सबसे तीखी, सबसे भड़काऊ और सबसे आसानी से वायरल होने वाली साउंड बाइट दे सके। अच्छा। इसका नतीजा ये होता है कि गंभीर राजनेता, विशेषज्ञ, यहाँ तक कि शिक्षाविद भी इस सर्कस का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्हें पता है कि 40 मिनट की तर्कपूर्ण बहस से ज्यादा असरदार वो 20 सेकंड की क्लिप होगी जो अगले दिन व्हाट्सएप पर घूमेगी। और यहीं से ये संक्रमण टीवी स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारे फोन में घुस जाता है। लेख में एक बहुत दिलचस्प फीडबैक लूप का जिक्र है। ये एक ऐसा चक्र है जो इस आग को और फैलाता है। आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? जरूर। ये फीडबैक लूप 3 चरणों में काम करता है और ये बहुत बहुत खतरनाक है। पहला चरण टीवी पर होता है, जहां प्राइम टाइम डिबेट के जरिए गुस्सा और आक्रोश पैदा किया जाता है। किसी एक मेहमान की भड़काऊ बात को खूब हाईलाइट किया जाता है। ठीक है। दूसरा चरण सोशल मीडिया पर शुरू होता है। चैनलों की सोशल मीडिया टीमें या फिर राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल्स उस 20-30 सेकंड की क्लिप को काटकर ट्विटर, फेसबुक और खासकर व्हाट्सएप पर फैला देते हैं, बिना किसी संदर्भ के। हाँ, बस वो भड़काऊ हिस्सा। अच्छा, तो वो क्लिप जो हम सबने कभी ना कभी अपने फैमिली ग्रुप्स में देखी है, जिसके आगे पीछे क्या बात हुई हमें पता ही नहीं होता, वही क्लिप। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम चरण। जब वो क्लिप वायरल हो जाती है तो राजनेता और राजनीतिक दल उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या ट्वीट करते हैं।
और जैसे वो प्रतिक्रिया देते हैं, वो टीवी चैनलों के लिए एक नई ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। बिल्कुल। इस तरह टीवी पर पैदा किया गया गुस्सा सोशल मीडिया से घूमकर वापस टीवी पर ही एक बड़ी खबर बनकर लौट आता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। ये तो वाकई डरावना है। मतलब खबरें अब घटित नहीं हो रही, उन्हें बनाया जा रहा है। उन्हें बनाया जा रहा है। पर इसका असर प्रिंट मीडिया पर कैसे पड़ रहा है? प्रिंट को तो हमेशा से मतलब टीवी के मुकाबले ज्यादा गंभीर और विश्वसनीय माना जाता रहा है, और यही इस लेख का सबसे चिंताजनक पहलू है। पारंपरिक रूप से अखबार टीवी के शोर का एक इलाज हुआ करते थे। रात भर की चिल्लाहट के बाद सुबह का अखबार आपको संदर्भ, विश्लेषण और एक ठहराव देता था। एक तरह की शरण स्थली। हाँ, लेकिन अभी ये शरण स्थली भी खतरे में है। अखबारों पर प्रासंगिक बने रहने का जबरदस्त दबाव है। जब तक सुबह अखबार छपकर आपके घर पहुंचता है, तब तक लोग उस खबर का सनसनीखेज टीवी संस्करण देख चुके होते हैं और उस पर अपनी राय भी बना चुके होते हैं। सही बात है। तो क्या अखबार भी अब वही रास्ता अपना रहे हैं? हमेशा नहीं, लेकिन दबाव साफ दिखता है। कभी कभी सुर्खियां ज्यादा सनसनीखेज हो जाती हैं, विश्लेषण में वो निष्पक्षता कम होने लगती है, और सबसे बड़ी बात, तथ्यों की कई स्तरों पर पुष्टि करने की जो प्रक्रिया प्रिंट की पहचान थी, वो इस तेजी की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। जब आपके चारों तरफ हर कोई चिल्ला रहा हो, तो शांत और संयमित आवाज में अपनी बात कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिंट मीडिया एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमने इस बीमारी को समझा, ये कैसे फैलती है ये भी देखा। अब बात करते हैं इसके परिणामों की। लेख में इसके 3 बड़े परिणामों का जिक्र है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे श्रोताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला है पत्रकारिता में विश्वास का खत्म होना। हाँ, और ये एक तरह का क्या कहते हैं, भेड़िया आया या क्राइंग वुल्फ सिंड्रोम है। जब आप हर छोटी बड़ी खबर को देश के लिए खतरा या अब तक की सबसे बड़ी बहस बनाकर पेश करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपकी किसी भी बात को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। विश्वास कम हो जाता है। बिल्कुल। जब असली संकट आता है, तब भी लोगों को लगता है कि ये चैनल का बनाया हुआ ड्रामा है। पत्रकारिता की विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन की तरह है, और ये मॉडल उस ऑक्सीजन सप्लाई को धीरे धीरे काट रहा है। और दूसरा परिणाम है समाज में ध्रुवीकरण का और गहरा होना। ये कैसे होता है? देखिए, ये आक्रोश संचालित पत्रकारिता हमेशा हम बनाम वो की कहानी बनाती है। ये दुनिया को सिर्फ काले और सफेद में देखती है। इसमें बीच के रास्ते यानी ग्रे एरिया के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई न्यूआंस नहीं होता। कोई न्यूआंस। जो संयम की बात करता है, जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, उसे या तो कमजोर या फिर बिका हुआ मान लिया जाता है। ये मॉडल चरमपंथ को बढ़ावा देता है, क्योंकि स्क्रीन पर सबसे ज्यादा जगह उसी को मिलती है जो सबसे ज्यादा कट्टर विचार रखता है। इसका नतीजा ये होता है कि समाज में बातचीत और समझौते की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक परिणाम जिसका लेख में जिक्र है, लोकतंत्र को सीधा नुकसान। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो मर्डॉक की चेतावनी यहीं पर सबसे ज्यादा लागू होती है। वो कहते हैं कि सनसनी का लगातार मंथन संस्थानों में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया का काम जनता को नीतियों, शासन के मुद्दों और नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करना होता है, ताकि वो एक बेहतर फैसला ले सकें। लेकिन जब जनता को सिर्फ तमाशा, ड्रामा और सेलिब्रिटी गॉसिप परोसा जाएगा, तो वो असल मुद्दों से जुड़ेगी कैसे? सही सवाल है। वो वोट देते समय शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार पर ध्यान कैसे देगी? ये मॉडल नागरिकों को सिर्फ दर्शक बना रहा है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें टीवी देखना बंद कर देना चाहिए या सोशल मीडिया से दूर हो जाना चाहिए? ये तो आज के दौर में संभव नहीं लगता। नहीं, और लेख भी यही कहता है कि समाधान टेक्नोलॉजी को छोड़ना नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल के पीछे के मूल्यों को फिर से स्थापित करना है। हमें पत्रकारिता के जो मूल सिद्धांत हैं, उनकी तरफ लौटना होगा। जैसे हमें ऐसे एंकरों की जरूरत है जो मेहमानों पर अपनी राय थोपने के बजाय उनसे सही सवाल पूछें और एक स्वस्थ बहस का माहौल बनाएं। हमें ऐसी बहसों की जरूरत है जो मुद्दों को और उलझाने के बजाय उन्हें सरल बनाकर जनता के सामने रखें। मतलब ये जिम्मेदारी संपादकों और रिपोर्टरों की है। काफी हद तक संपादकों को ये फैसला लेना होगा कि उनकी प्राथमिकता वायरल कंटेंट है या वेरीफाइड कंटेंट। रिपोर्टरों को जमीन पर जाकर सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि उसके पीछे का संदर्भ भी खोजना होगा। लेकिन ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये एक मुश्किल फैसला है, क्योंकि जैसा हमने कहा, ये एक बिजनेस मॉडल है। जो चैनल संयम दिखाएगा, हो सकता है उसकी टीआरपी तुरंत गिर जाए। सही बात है। इसलिए ये एक सामूहिक बदलाव की मांग करता है।
और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो भारत के लिए नई हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय पत्रकारिता का एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवादी प्रेस ने सेंसरशिप का सामना किया। आपातकाल के दौरान कई अखबारों ने सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो जज्बा आज कहाँ है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। वो जज्बा कहीं खोया नहीं है, बस इस टीआरपी और क्लिक्स की दौड़ में कहीं दब गया है। आज पत्रकारिता को अपनी भूमिका को फिर से खोजना होगा। उसे डेसिबल पर गहराई को, आक्रोश पर निष्पक्षता को और संघर्ष पर संदर्भ को प्राथमिकता देनी होगी। ये बहुत जरूरी है। ये कोई आदर्शवादी बात नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए एक जरूरत है। जनता इससे बेहतर की हकदार है और एक मजबूत लोकतंत्र इसकी मांग करता है। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने केबल न्यूज़िफिकेशन नाम की इस बीमारी को समझा। हमने देखा कि ये टीवी से शुरू होकर सोशल मीडिया के रास्ते हमारे पूरे समाज में कैसे फैल रही है। हमने इसके गंभीर परिणामों पर भी बात की, चाहे वो पत्रकारिता में विश्वास का खत्म होना हो, समाज का बंटवारा हो, या फिर हमारे लोकतंत्र की नींव का कमजोर होना हो। और अंत में समाधान का रास्ता भी साफ है, भले ही उस पर चलना मुश्किल हो। रास्ता पीछे जाने का नहीं, बल्कि आगे बढ़ते हुए पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को फिर से अपनाने का है। भारत को एक ऐसी पत्रकारिता की जरूरत है जो शोर से ऊपर उठकर सच को सामने लाए। एक ऐसी प्रेस जो हमें सूचित करे, प्रबुद्ध करे और एक बेहतर नागरिक बनने में हमारी मदद करे, ना कि सिर्फ हमारा ध्यान भटकाए या हमें एक दूसरे से लड़वाए। और अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे इकोसिस्टम में एक पाठक या दर्शक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है। हम इस शोर के बीच समझ को कैसे पहचान सकते हैं और अच्छी विवेकपूर्ण पत्रकारिता को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस तरह के महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।